आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 8 और 9 जून की दरमियान शब बंद रहेगा, ट्रैफिक हुकाम ने दी जानकारी। शुमाली कश्मीर में 2 सड़क हादसा, राहगीर जाँ भाग, 4 तारबिलम जख्मी। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान, दर्जे हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड। 12वीं जमात के इम्तिहान में नाकाम होने के बाद श्रीनगर में तालिब इल्म ने की खुदकुशी। एनडीए का पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास, मोदी को अपना लीडर मुंतखब करने एनडीए अरकान पार्लियामेंट पहुंचे। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में एक एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और वजीर आला ने शिरकत की। इस मौके पर जहां 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट मोदी को एनडीए का लीडर मुंतखब किया, वहीं एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि सबने उन्हें एनडीए का लीडर मुंतखब किया है, सबने उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसका मतलब यह है कि आवाम और उनका रिश्ता मजबूत है। मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दोबारा लोकसभा इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। अमित शाह ने कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा के लीडर, बीजेपी और एनडीए की पार्लियामानी पार्टी के लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना है, जिसका वो पूरे दिल से हिमायत करते हैं। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने अपना फैसला कर लिया है और आईन की हिफाजत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 400 सीटें हासिल करने पर एतमाद दावों के बावजूद बिलाखिर ये लोग हैं जिन्होंने सही फैसला किया है और अवाम के फैसले से अपोजिशन भी मजबूत हुई है। एग्जिट पोल्स के मुतालिक पूछे गए इस सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए। मैं देखूं कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है
वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं, और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं, और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो ये एग्जिट पोल वगैरह है, इसको बंद कर देना चाहिए। उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलत फहमियाँ लोगों में पैदा की। शुक्रिया। सर एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपको लग रहा है कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि इस दफा बहुत मजबूत होगी। मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमज़ोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, हमारा सुनते नहीं थे और तानाशाही थी। वो डिक्टेटरशिप खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक पुलिस सरबराह एसपी वैद ने इंजीनियर रशीद की बारामूला लोकसभा जीत पर कहा कि जेल से फॉर्म भरना और जीत जाना और उमर अब्दुल्ला और सजाद को हराना एक बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि उनकी इंतखाबी मुहिम अलैदगी पसंद सोच रखने वालों की तरफ से की गई। तो इंजीनियर रशीद का जेल से जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेन है, जेल से फॉर्म भरना और उसका जीतना, और वो भी 2 हैवी वेट को हराना, उसमें उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और सजाद लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, दोनों हैवी वेट माने जाते हैं। उनको हरा देना मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा अपसेटिंग वो रहा है और वो सभी के लिए एक सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में थे, कंपेनिंग नहीं कर सके, लेकिन उसके लिए कंपेनिंग करने के लिए मैंने सुना है यंग लड़के साउथ कश्मीर से गए हैं, बाकी जगहों से गए हैं, और ख़ासकर वो एलिमेंट जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखता है, उन्होंने इंजीनियर रशीद के लिए कंपेनिंग की है और उसको जिताने में बहुत बड़ा योगदान। इधर उधमपुर में एक खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि उधमपुर के डोबजबा बस्ती जखेनी में एक घर में आग लग जाती है और जिससे घर का काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। उधमपुर की बात करेंगे तो उधमपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर एक रिहायशी घर में आग लग जाती है और कहा जा रहा है कि उधमपुर के डबडुबा बस्ती में ये पूरा मामला पेश आया है, जिसमें से एक घर में आग जो है वो लग जाती है और आग लगने से घर का सामान जो है वो खाकसर हो जाता है और कहा जा रहा है कि लाखों मलियत का नुकसान देखने को मिला है। जहां पर आपके सामने तस्वीरें भी है उधमपुर की। उधमपुर में ये पूरा मामला पेश आया है जहां पर एक घर में आग लग जाती है और आग को बुझाया गया। वहां पर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू भी पा लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि घर में जो मौजूद सामान था काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। घर में जो लाखों मालियत का नुकसान था वो खाकसर हुआ है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ किशोर शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर बताएगा कि जो आग लगने की वारदात पेश आई है, क्या कुछ कहा जा रहा है, आग कैसे लगी और कितना ज्यादा नुकसान पेश आया है, कोई जानी नुकसान की इत्तला हासिल हुई है? बिल्कुल, देखिए उधमपुर के साथ लगते जखैनी चौक का ये डुगडुगा बस्ती है। कुछ मिनट पहले यहाँ पे सिंध परिस्थितियों के अंदर किसी के घर पे जो है वो आग लगती है, लेकिन आग इस तरह की भयंकर लगती है कि यह बताया जा रहा है कि 3 लोग इस घर के अंदर रहते थे, जिसमें एक जो व्यक्ति था वो कई सालों से जो है वो बीमारी से पीड़ित चल रहा है। लेकिन जैसे ही वहां के जो लोकल लोग हैं उनको पता चलता है तो लोकल लोगों द्वारा वहां पे आग पर किसी न किसी तरह पे उस पर काबू पाया जाता है। लोग जो फैमिली के जो लोग थे उनको बाहर निकाला जाता है, लेकिन आग इस तरह की भयंकर थी जो घर का पूरी तरह से जो अंदर
बिस्तरे थे या पूरी तरह से उनका जो खाने पीने वाली वस्तुएं थी वो पूरी तरह से जल के राख हो जाती हैं। लेकिन कुछ मिनट के बाद वहां पे फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचता है, लेकिन तब तक जो लोकल लोग थे उनकी तरफ से आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो अंदर जितना भी घर का सामान था, खाने पीने वाली जितने भी वस्तुएं थी या बिस्तर थे, वो पूरी तरह से अतिया जो है वो जल के राख हो चुके हैं। लेकिन उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो अलग अलग आए दिन हमने ये साफ तौर पर देखा कि इलाकों की मैं बात करूं तो उधमपुर का ये पिछले दिनों हमने गुड़ार या दरसू का इलाका था, तो जंगलों में आग जो थी वो आए दिन लगती रहती थी। लेकिन ये उधमपुर के साथ लगते राष्ट्रीय राजमार्ग का डुगडुगा बस्ती का इलाका है। यहाँ पे अभी ये कहना मुश्किल है किन कारणों यहाँ पे आग लगी, लेकिन पूरी तरह से जो घर का सामान था वो अतिया जल के राख हो चुका है। जी अतिया। जी चलिए किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। किशोर शर्मा आपको अपडेट कर रहे थे कि उधमपुर में जो ये आग लगी है, फिलहाल अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आग लगने की असल वजह क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि आग जो है वो इस घर में लग जाती है, जिसकी वजह से घर में जो मौजूद सामान था वो पूरा जलकर राख हो जाता है। तिरुपति बाला मंदिर के पास मुश्तबा धमाका खेज मवाद मौजूद होने की इतला मिलने के बाद फोर्सेस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कहा जा रहा है कि मौके पर ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान वहां पर पहुंचे और इस पर मजीद तफसीलात आपको दे रही हैं गुलिस्तान न्यूज की नुमाइंदा शिल्पा शर्मा। हम जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर के पास है, जहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एक इनपुट मिलता है, संदिग्ध विस्फोटक का इनपुट मिलता है, जिसके आधार पर इस समय सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास हर एक एरिया को खंगालती हुई टीम जो है वो नजर आ रही है। बम डिस्पोजल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी यहाँ पर जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर जवान जो है वो हर एक एरिया को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। बम डिस्पोजल की टीम की बात करें तो आपको बता दें कि हर एक एरिया को जो है वो खंगाला जा रहा है, हर एक एरिया को पूरी तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास जो है ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस प्रकार से इनपुट मिलता है कि संदिग्ध विस्फोटक यानी कि ये इनपुट मिलता है और उसी के आधार पर इस समय सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बम डिस्पोजल की टीम की बात करें वो भी हर एक एरिया को खंगालती हुई नजर आ रही है। डॉग स्क्वाड की टीम की बात करें तो वो भी हर एक एरिया को खंगालती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आधे घंटे से जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस प्रकार से इनपुट मिलता है संदिग्ध विस्फोटक का, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। यानी कि जिस आधार पे जो है यानी कि संदिग्ध विस्फोटक के आधार पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया था, लेकिन आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बम डिस्पोजल की टीम मौके पर मौजूद है, एसओजी की टीम मौके पर मौजूद है और हर एक एरिया को, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है, हर एक एरिया को खंगालती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आधे घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से इनपुट मिला था उस इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं मिला। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। वादी कश्मीर में बिल्ली पालने का रुझान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही आवारा कुत्तों के काटने के अलावा बिल्लियों के काटने के मामूलात में भी इजाफा हो रहा है। एसएमएचएस में तैनात डॉक्टर सलीम खान ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा आकिब डार से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता सालों में कुत्तों के हमले के साथ साथ बिल्लियों के काटने के मामूलात में भी इजाफा हो रहा है, जो कि बास तशवीश है। उन्होंने कहा कि बिल्लियां कुत्तों की तरह रेबीज फैलाती हैं। ज़्यादातर मालिकान वैक्सीनेशन जैसे असूलों पर अमल नहीं करते हैं। हाल ही बरसों में कश्मीर डिवीजन में बिल्लियों के काटने के वाकयात में इजाफा हुआ है, जैसा कि कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। अस्पताल के एंटी रेबीज क्लिनिक से बिल्ली के काटने के तकरीबन 2824 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। देखिए, जो एसएमएचएस हॉस्पिटल में हमारा एंटी रेबीज क्लिनिक चल रहा है, तो पिछले 20-22 सालों से हम वहाँ पे जो है मतलब इन्फ्लिक्टेड इंजरीज आती हैं, खासतौर पे डॉग्स की वजह से, जो हमारे ओवर 90 to 95% केसेस आते थे। बट कोविड के बाद हमने एक नया ट्रेंड देखा कि जहाँ पे हमारे डॉग बाइट्स जितने भी हो रहे थे, उसमें साथ में अब बिल्लियों के काटने वाले या उनके पंजे मारने वाले केसेस भी आ रहे हैं। सो उसमें भी बतदरीज हर साल इजाफा हो रहा है। इनिशियली हमने देखा कि लगभग 10% जो केसेस आते थे उनमें कैट बाइट्स या कैट स्क्रैचेस आते थे। अब पिछले साल जो हमारा था 2023-24 में, एक साल में गालिबन 2800 केसेस हमारे पास बिल्लियों से वाबस्ता केसेस आए, जहाँ पे बिल्लियों ने पंजे मारे थे या कभी का काटा भी था। सो ये पहले हमने कभी ऐसा ट्रेंड नहीं देखा। गालिबन 1/3 केसेस जो हमारे पिछले साल आए वो बिल्लियों से
वाबस्ता थे। जब भी किसी शख्स को कोई भी जानवर पालने का शौक हो तो ये ज़रूरी है कि कुछ जो हमारे गाइडलाइंस हैं, रहनुमा खतूत हैं, उन पर अमल करें। इनिशियली जब भी अगर आपको पेरी डोमेस्टिक जो बिल्लियां हमारे घरों के आसपास घूमती रहती हैं, अगर उनको पालना है वो एक चीज़ है। दूसरी बात है कि अगर आप कहीं से खरीद के बिल्ली ला रहे हैं, जैसे पर्शियन कैट्स का ट्रेंड चल रहा है, लोग कम से कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करके वो बिल्लियां खरीद लेते हैं। तो इनिशियली ये देखें कि आप उस वेंडर से खरीदें जो सर्टिफाइड हो, रजिस्टर्ड हो। फिर इमीडिएटली ये देखें कि एक जो हमारा क्वालिफाइड वेटेरिनेरियन है तो उनके पास उनका चेकअप कराएं, देखेंगे उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। वो कुछ वैक्सीन्स आपको रिकमेंड करेंगे जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है कि जो रेबीज के केसेस दुनिया में आ रहे हैं, खासतौर पे अगर मुल्क की बात करें जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वो कुत्तों की वजह से होता है और बिल्लियों का भी एक रोल है रेबीज फैलने में। जहाँ पे रेबीज होने का खदशा है कि एक किसी भी जानवर के काटने से जहाँ उसके मुंह में या लाल में यहाँ वायरस मौजूद हो तो वो इंसान के अंदर दाखिल होता है कहीं जख्म से, और आहिस्ता आहिस्ता नर्व से इंसान के स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए दिमाग तक पहुंच जाता है और फिर इंसान में रेबीज के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। उसके बाद साथ में इंसान के बाकी बॉडी फ्लूइड्स तक वो पहुंच जाता है, ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, और जहाँ से कहीं भी इंसान के जो एक्सक्रीटा हो या कहीं भी कुछ हो, स्वेट हो, सलाइवा हो, वहाँ पे वायरस पाया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई शख्स कोई भी जानवर खरीदे वो देखे कि इसमें कोई किसी ने काटा तो नहीं है, कभी कोई इंजरी तो नहीं है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को खराब और आलूदा खुराक से आगाह करना है। फूड सिक्योरिटी एक्ट हिंदुस्तान में खुराक के हक के लिए 2013 में नाफिज हुआ था। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट और दीगर तमाम स्कूलों में खुराक का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें ACF के जानिब से वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से एक लेक्चर दिया गया कि खाने की सेहत और म्यार को कैसे बरकरार रखा जाए। तमाम शुरा ने सेहत बख्श खुराक खाने, जंक फूड से दूर रहने और खाने में चीनी, तेल और नमक कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इसको डबल कर देगा जाके तो हमारा चलन हो रही है, उसका रीजन यही है। इस जंक आम लोगों से 1000 गुना बेहतर है। उसका रीजन यही था कि अच्छी डाइट सेहत जो है अच्छी रहेगी, माशरे में जितने भी आपने माँ लोग हैं, रिश्तेदार। मैं फूड सेफ्टी डे पे ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है। हमें बताया गया कि हमें फूड सेफ्टी डे पे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आजकल सभी फास्ट फूड से जुड़े हुए हैं क्योंकि आजकल का ये मॉडर्न वर्ल्ड है और सभी मतलब कि जो भी काम चाहते हैं जल्दी जल्दी करना चाहते हैं कि हर काम, और फास्ट फूड खाना बनाना ईजी होता है, मतलब उसमें टाइम इतना नहीं होता, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे इशू क्रिएट करता है जो आने वाले फ्यूचर में हमें इशू दिखते हैं। जैसे फास्ट फूड से किसी को किडनी की प्रॉब्लम, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, किसी को स्टोमक की प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हमारे टीचर और अवेयरनेस प्रोग्राम में हम बताया गया कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह हमें फ्रूट्स खाना चाहिए और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, और हमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो डाइट है हमें वही फॉलो करनी चाहिए। आज की मॉडर्न वर्ल्ड की ये डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए। किया गया है तो क्या कहेंगे? ये आज फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। ये डिफरेंट स्कूलों में हम फूड सेफ्टी डे जो है यो इसको मना रहे हैं। तो आज इसका मिशन ये था कि सेफ फूड और हेल्दी डाइट जो है तमाम एरिया में कैसे जो है वो बच्चों को अवेयर किया जाए, समाज को अवेयर किया जाए, माशरे को, FBOs को, कि सेफ फूड जो है माशरे में कैसे पहुंची जाएगी। आज इसका मकसद जो है यही था। तो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने किया, अभी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हम कर रहे हैं, ताकि हमारे माशरे में बच्चियों तक पहुंचे, बात बच्चों तक पहुंचे और ये सारे समाज में पहुंचे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो क्या है। इसका जो बेसिक मकसद जो था हमारा ये था कि हमने लेस साल्ट, लेस शुगर, लेस ऑयल हम जब इस्तेमाल करेंगे तो तमाम बीमारियों से निजात होगी। और दूसरा जंक फूड बच्चों को हमने बताया है आज आप यहाँ के जंक फूड नहीं खाएंगे। तो ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का है कि सेफ फूड और हेल्दी डाइट जब समाज को मिलेगी तो बहुत बेहतरी होगी। और हमारा बेसिक मिशन यही था और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। कुपवाड़ा में फौज और SDH कुपवाड़ा के इश्तिराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें फौज के ऑफिसरों के साथ साथ जवानों ने खून का अतिया पेश किया। और इस मौके पर SDH की तरफ से कहा गया कि हर इंसान को 4 महीने के बाद खून का अतिया पेश करना चाहिए।
इंडियन आर्मी की तरफ से 621 बटालियन की तरफ से मुनाकिद हुआ है इन कोलैबोरेशन विद MSSDH कुपवारा। अभी तक हमारे पास 22 पॉइंट्स आए। ये हम उधर ब्लड बैंक में लेंगे, SDH कुपवारा ब्लड बैंक में ले जाते हैं। फिर वहाँ से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको ये ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं, CKD पेशेंट्स होते हैं, एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, उनको ही फिर चढ़ाना पड़ता है वहाँ। ये हर एक इंसान को ये ब्लड देना चाहिए। हर एक इंसान को ये 4 महीने के बाद नया ब्लड बनता है, इसलिए हर इंसान को ब्लड देना चाहिए। शुमाली कश्मीर बारामूला के उड़ी इलाके में ननसिंग नामी पुल, जो कि इलाके के लोगों के लिए एक वाहिद पुल है, उड़ी इलाके को जिला हेडक्वार्टर बारामूला से जोड़ने का जरिया है। लोगों का कहना है कि इलाके में चंद साल कबल एक और पुल पर काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर काम रोक दिया गया है और अब एक लोहे का पुल जो फौज ने बहुत साल पहले बनाया था। मुकामी लोगों का कहना है कि पुल पर दिन भर गाड़ियों का रश रहता है, जिसकी वजह से पुल आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हो रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। इंटरनेशनल हाईवे है क्योंकि ड्यूरिंग द पीसफुल टाइम यहाँ से जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड हुआ है, कारवान अमन बस चली है। श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड कहें या जेलम वैली रोड कहें, तो ननसिंग ब्रिज का ये भी महत्व है कि यहाँ से एक तो द ओनली रोड विच कनेक्ट्स उड़ी विद द रेस्ट ऑफ द वैली, विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, द ओनली मीडियम। तो आपको बताना चाहूँगा कि बिफोर 1947 या मुगलों के टाइम पे भी ये वाला जो रूट था, जिसे सिलीकोट रूट कहते हैं, ये पुंछ से कनेक्ट करता था उड़ी को। एंड एट दैट टाइम मुगल रोड या जम्मू के बजाय जो नेशनल हाईवे है, यहाँ से लोग प्रेफर करते थे पुंछ या जम्मू जाने के लिए। सो बहुत पुराना है। आई एम 95 बोर्न, आई डोंट नो कि कब से होगा, बट बहुत पुराना है। सो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व है। और ननसिंग नाम पड़ा है 1947 में। At that time, a soldier who fought for his country and laid on his life in Lady Gali Haji Pir sector, तो उसके बाद में उनके नाम पे ये ननसिंग ब्रिज बनाया गया, नाम दिया गया इसको। कोई ब्रिज नहीं है। दिस इज द, जैसा कि पहले मैंने कहा, दिस इज द ओनली मीडियम, द ओनली ब्रिज विच कनेक्ट्स उड़ी तहसील विद द रेस्ट ऑफ द वैली, विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और श्रीनगर नेशनल हाईवे, श्रीनगर उड़ी नेशनल हाईवे पे सिर्फ यही एक ब्रिज है जो उड़ी को रेस्ट ऑफ द वैली से कनेक्ट करता है। उड़ी तहसील की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो 5 लाख के करीब है। सो यू कैन इजिली अंडरस्टूड कि यहाँ उड़ी एक कंस्टिट्यूएंसी भी है, तो पॉपुलेशन तो आप खुद ही फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं, कमोबेश 5 लाख के करीब। तो ये बाकी इससे उड़ी को बाकी रेस्ट ऑफ द वैली से कनेक्ट करती है ये रोड। जो उड़ी है, उड़ी एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। यहाँ पे जो ब्रिज है, जो ननसिंग जी थे जो 1947 में जो है शहीद हो गए थे, तो उनके नाम पे यहाँ पे ब्रिज भी है। तो वो ब्रिज जो है अभी टेम्पररी है और उसमें जो है रिक्वेस्ट कर रहा है इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से, डी साहब बारामूला से काइंडली कि इस चीज़ पे भी देखें, क्योंकि एक टेम्पररी ब्रिज है यहाँ पे। और इस ब्रिज का जो हमेशा, इसी ब्रिज का नहीं, ओवरऑल अगर हम देखें तो उड़ी जो है ये आर्मी के अंडर रही है और आर्मी ने इसका देखभाल किया हुआ है। अब गवर्नर इंतज़ामिया से और डी साहब बारामूला से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस एरिया को देखें। इस एरिया में टूरिज़म के बहुत सारे जो है ऐसे प्लेसेस है जो टूरिज़म के नक्शे पे आएंगे और टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म है, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी डेवलप करनी ज़रूरी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ के जो टूरिज्म। तो चले नाजरीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।